हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट देब। आज है फ्राइडे, February 21 और आज मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाया हूं। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडिया के नए एविएशन हब के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के क्वांटम चिप मेजोराना को। भारत सरकार ने आज एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया है जो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। ये बिल एयरक्राफ्ट लीजिंग के कॉस्ट को काफी कम कर सकता है और डोमेस्टिकली गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी या गिफ्ट सिटी को एक लीजिंग हब जैसा एस्टैब्लिश करेगा। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये पूरे एविएशन लैंडस्केप को बदल सकता है। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि यहाँ हो क्या रहा है। कई लोग ये नहीं जानते कि ज्यादातर एयरलाइंस अपने एयरक्राफ्ट खुद ओन नहीं करते, बल्कि ये प्लेन्स लीज पर लिए जाते हैं। ये ट्रेंड पिछले कुछ सालों में और भी बढ़ गया है। 1970s में सिर्फ 0.5% कमर्शियल प्लेन्स लीज पर लिए जाते थे, लेकिन आज ये नंबर 50% से ज्यादा हो चुका है। इंडिया में तो ये पैटर्न और भी ज्यादा देखने मिलता है। हमारे कमर्शियल फ्लीट का 80% से भी ज्यादा लीज्ड है। इसका रीजन सिंपल है। एयरलाइंस अगर डायरेक्टली प्लेन्स खरीदते हैं तो उन्हें एक बार में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। लीजिंग एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन है जो इनको मंथली पेमेंट्स के थ्रू एयरक्राफ्ट यूज करने देता है। एक एग्जांपल ले तो एक ब्रांड न्यू एयरबस A320 नियो का कॉस्ट $110 मिलियन तक हो सकता है, जो किसी भी एयरलाइन के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल बर्डन होगा। वहीं अगर एयरक्राफ्ट लीज पर लिया जाए तो इसका मंथली कॉस्ट सिर्फ $300,000 तक होता है, जो एयरलाइंस के लिए ज्यादा मैनेजेबल होता है। एयरलाइंस इन एयरक्राफ्ट से तुरंत रेवेन्यू कमा सकते हैं और नए और एफिशिएंट प्लेन्स को अपने फ्लीट में जोड़ सकते हैं बिना एक बार में बिलियंस इन्वेस्ट किए। लेकिन इस मॉडल में एक बड़ी दिक्कत है। इंडिया के ज्यादातर एयरक्राफ्ट लीज अग्रीमेंट्स फॉरेन कंपनीज से होते हैं जो यूएस, सिंगापुर और आयरलैंड जैसे देशों में बेस्ड होते हैं। इसका एक बड़ा इम्पैक्ट ये है कि इंडियन एयरलाइंस को इन देशों के अलग अलग रेगुलेशन से डील करना पड़ता है। साथ ही ये लीज अग्रीमेंट ज्यादातर यूएस डॉलर में होते हैं, जिसका मतलब है कि इंडियन एयरलाइंस को फॉरेक्स फ्लक्चुएशंस का भी रिस्क उठाना पड़ता है। ये पूरे देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर भी एक प्रेशर डालता है, क्योंकि हर महीने बहुत बड़े पेमेंट्स बाहर जाते हैं। एक और बड़ा चैलेंज है कि इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग के लिए एक रिस्की मार्केट माना जाता है। इसका रीजन है कि ग्लोबली केप टाउन कन्वेंशन नाम का एक अग्रीमेंट है जो लीजिंग कंपनीज को एयरक्राफ्ट रीपोजिशन में मदद करता है, लेकिन इंडिया ने अब तक इसके प्रोविजंस को अपने लॉज में इम्प्लीमेंट नहीं किया है। इस वजह से जब इंडियन एयरलाइंस फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आते हैं तो लीज प्लेन्स को वापस लेना काफी मुश्किल हो जाता है। हमने ये जेट एयरवेज और गो फर्स्ट जैसे केसेस में देखा है, जहां बैंक्रप्सी के बाद भी एयरक्राफ्ट रिपोजिशन काफी मेसी था। 2023 में तो इंडिया को अपने बैंक्रप्सी लॉज भी चेंज करने पड़े ताकि लीजिंग कंपनीज के रिपोजिशन राइट्स को स्ट्रेंथन किया जा सके। इस वजह से एविएशन वर्किंग ग्रुप या AWG ने इंडिया का रेटिंग डाउनग्रेड कर दिया था, जिसकी वजह से इंडियन एयरलाइंस के लिए लीज कॉस्ट और बढ़ गए। पर भारत सरकार अब चाह रहा है कि एयरक्राफ्ट लीजिंग के लिए एक होम ग्रोन इकोसिस्टम डेवलप किया जाए। इसीलिए प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटरेस्ट्स इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल इंट्रोड्यूस किया गया। यह बिल दो बड़े काम करेगा। केप टाउन कन्वेंशन को इंडिया लॉ का हिस्सा बनाया जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि एयरक्राफ्ट लेसर्स के रिपोजिशन राइट्स और स्ट्रांग हो जाएंगे और उनका रिस्क कम होगा। इससे लीजिंग कंपनीज का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। गिफ्ट सिटी को एक एयरक्राफ्ट लीजिंग हब बनाने का प्लान है। गिफ्ट सिटी एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब में बदल रहा है, जिसमें इंडियन रेगुलेशन से अलग स्पेशल रूल्स होते हैं। यहाँ एयरक्राफ्ट लीजिंग फर्म्स को टैक्स हॉलीडेज मिलेंगे, जिससे उनका कॉस्ट रिड्यूस होगा। यूनिफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मिलेगा ताकि पेपर वर्क और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स कम हो। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस भी अलाउड होंगे, जो करेंसी फ्लक्चुएशंस का रिस्क कम करेंगे। अगर ये बिल सक्सेसफुल होता है तो ये इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इंडिया का एविएशन मार्केट दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले मार्केट्स में से एक है। अभी तक इंडियन एयरलाइंस ने 1500 से ज्यादा नए प्लेन्स ऑर्डर कर रखे हैं, जो बढ़ते डिमांड फुलफिल करने के लिए आएंगे। अगर एयरक्राफ्ट लीजिंग इंडिया में ही होने लगे तो एयरलाइंस के कॉस्ट कम होंगे, फॉरेन डिपेंडेंस भी कम होगा और देश में ज्यादा फाइनेंशियल फ्लो रिटेन रहेगा। लेकिन ये सब सिर्फ एक लॉ पास होने से नहीं होगा। आयरलैंड और सिंगापुर जैसे लीजिंग हब्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं और वहां की रेगुलेटरी क्लैरिटी और फाइनेंशियल इकोसिस्टम काफी स्ट्रांग है। गिफ्ट सिटी को भी उस लेवल के इकोसिस्टम में डेवलप होना होगा। अगर इंडिया इस प्रोसेस को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करता है तो ये ना सिर्फ इंडियन एयरलाइंस की लीजिंग कॉस्ट को कम करेगा,
बल्कि गिफ्ट सिटी को एक ग्लोबल एविएशन फाइनेंस हब के रूप में भी एस्टैब्लिश करने में मदद करेगा। यानी ये सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री के लिए नहीं, बल्कि इंडिया के ओवरऑल फाइनेंशियल इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने का एक बड़ा कदम हो सकता है। अगली स्टोरी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में है। इन्होंने अभी मेजोराना 1 नाम का एक नया क्वांटम चिप अनाउंस किया है। हम चिप्स और सेमीकंडक्टर्स के मामले में बहुत बड़े नर्ड्स हैं, लेकिन सच बताऊं तो जब ये न्यूज़ आई तो हमें ये किसी मैजिक ट्रिक जैसा लगा। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो हमारे समझ से परे है। जैसा कि आर्थर क्लार्क ने कहा था, एनी सफिशिएंटली एडवांस टेक्नोलॉजी इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम मैजिक। इसीलिए हमने काफ़ी देर तक चैट जीपीटी से बैठकर ये समझने की कोशिश की कि ये क्वांटम चिप्स असल में है क्या और क्यों ये आईटी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा मोमेंट हो सकता है। जो समझ आया वो सच में माइंड ब्लोइंग था। ये 5 की पॉइंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन ऑनेस्टली इसमें और भी बहुत कुछ है जो हम कवर नहीं कर पाए। अगर आप टेक में इंटरेस्टेड हैं तो और रिसर्च करना ज़रूरी है। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग की ज़रूरत क्यों है। आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स कमाल के हैं, लेकिन फिजिकल लिमिट्स की वजह से उनका फ्यूचर ग्रोथ एक लेवल पर रुकने वाला है। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर चिप्स हर साल और पावरफुल होते जा रहे हैं, लेकिन मूर्स लॉ जिसमें कहा गया था कि चिप पावर हर 2 साल में डबल होगा, अब एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। चिप्स के अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो कैलकुलेशंस करते हैं, और अब उनका साइज एटॉमिक लेवल तक छोटा हो चुका है। आगे श्रिंक करना फिजिकली नामुमकिन है। यही वजह है कि क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम हो रहा है। ये एक बिल्कुल अलग अप्रोच है कंप्यूटिंग के लिए। आज के ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स जीरोज और वंस या बाइनरी सिस्टम पे काम करते हैं, जबकि क्वांटम कंप्यूटर्स क्वांटम फिजिक्स के फ्रीकी लॉज का यूज करते हैं, जो कंप्यूटिंग पावर को एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकता है। ये सुपर एडवांस कैलकुलेशंस को भी सॉल्व करने के तरीके दिखाता है जो आज के कंप्यूटर्स के लिए नामुमकिन है। और इन क्वांटम कंप्यूटर्स का काम किसी जादू से कम नहीं है। आज के नॉर्मल कंप्यूटर्स बिट्स का यूज करते हैं जो सिर्फ ऑन या ऑफ हो सकते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट्स का यूज करते हैं जो दोनों स्टेट्स में एक साथ हो सकते हैं, मतलब एक ही वक्त में ऑन भी और ऑफ भी। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्यूबिट्स चूज कर सकते हैं कि ये ऑन होंगे या ऑफ। समझना मुश्किल है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कमाल का हो सकता है। क्यूबिट्स एक साथ मल्टीपल कैलकुलेशंस कर सकते हैं जो कि नॉर्मल कंप्यूटर्स एक एक करके करते हैं। कुछ साइंटिस्ट तो ये तक मानते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स दूसरे पैरेलल यूनिवर्सेस में कैलकुलेशंस करते हैं और फिर एक ही यूनिवर्स में सही आंसर ले आते हैं। ये ऐसे कैलकुलेशंस मिनट्स में कर सकते हैं जिन्हें नॉर्मल कंप्यूटर सॉल्व करने में करोड़ों साल लगा सकते हैं। अगर ये समझना मुश्किल लग रहा है तो चिंता मत करिए, ये हमारे भी समझ के परे है। लेकिन सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि हम ऐसे डिवाइसेस क्रिएट कर रहे हैं जो फिजिक्स के सबसे अजीब रूल्स का भी फायदा उठा सकें। गूगल ने भी क्वांटम कंप्यूटिंग में एक बड़ा डेवलपमेंट किया था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने अलग तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है। गूगल ने विलो क्वांटम प्रोसेसर बनाया जिसमें जितने ज्यादा क्यूबिट्स जोड़ते गए, एरर्स उतने कम होते गए। गूगल का क्वांटम चिप एक एरर करेक्शन मॉडल पे बेस्ड है जिसमें बहुत सारे क्यूबिट्स को जोड़कर एरर्स को फिक्स किया जाता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने एक पूरा अलग तरीका अडॉप्ट किया है। उसने टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स डेवलप किए हैं जो पहले से ही कम एरर्स करते हैं। ये मेजोराना फर्मियंस का यूज करते हैं जो हाफ इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करते हैं। ये थ्योरी में क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए एक नए फाउंडेशन जैसा हो सकता है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक नए जनरेशन का क्वांटम कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि गूगल एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर रहा है। और भला क्वांटम कंप्यूटिंग से हमें क्या होगा? आज के कंप्यूटर्स एक एक करके कैलकुलेशंस करते हैं जो कॉम्प्लेक्स और हाई लेवल सिमुलेशंस के लिए बहुत स्लो हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स के साथ ये कैलकुलेशंस एक साथ हो सकेंगे जो इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल बना सकता है। अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होता है तो फाइनेंस में हर पॉसिबल मार्केट सिनेरियो को सिम्युलेट करके परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड मॉडल्स बनाए जा सकेंगे। हेल्थ केयर में गवर्नमेंट्स पहले से अंदाजा लगा पाएंगे कि कोविड-19 जैसे पैंडेमिक्स कैसे पर्सन टू पर्सन लेवल पर फैल सकते हैं। बैटरी टेक्नोलॉजी में क्वांटम कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करके हाइपर एफिशिएंट बैटरीज बना सकेंगे। सत्य नडेला का कहना है कि सिर्फ कुछ सालों में क्वांटम कंप्यूटिंग एक कमर्शियल रियलिटी बन सकता है, लेकिन ये नॉर्मल पर्सनल कंप्यूटर को रिप्लेस नहीं करेगा। ये हाई एंड इंडस्ट्रीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में यूज होगा। तो क्या ये एक क्वांटम आर्म्स रेस की शुरुआत है? गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के रीसेंट अनाउंसमेंट्स के बाद ये दिख रहा है कि क्वांटम आर्म्स रेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। यूएस के टेक जाइंट्स जैसे अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, डार्पा और एनएसए जैसे स्टेट एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
चाइना भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में इन्वेस्ट कर रहा है। इंडिया का नेशनल क्वांटम मिशन भी प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन अभी हम यूएस और चाइना से काफी पीछे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग में जो पहला ब्रेक थ्रू करेगा उसके पास एक गेम ब्रेकिंग एडवांटेज होगा। वो बड़े आसानी से फाइनेंशियल मार्केट्स पे पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग डिजिटल एन्क्रिप्शन टेक्निक्स फेल हो सकते हैं। मिलिट्री और इंटेलिजेंस कंपटीशन का नया एरा शुरू हो सकता है। मतलब स्टेक्स बहुत हाई हैं। लेकिन ये सब बहुत एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। अभी ये समझना मुश्किल है कि क्वांटम चिप्स प्रैक्टिकल यूज में कब आएंगे, लेकिन जो भी होगा उसका इम्पैक्ट एआई के इमर्जेंस जितना बड़ा हो सकता है। 2017 में गूगल ने एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें ट्रांसफॉर्मर्स का कॉन्सेप्ट बताया गया था। उसके सिर्फ कुछ साल बाद एआई रेवोल्यूशन आया जो आज के चैट जीपीटी और जनरेटिव एआई का बेस बना। क्या अब हम क्वांटम रेवोल्यूशन के एक और ऐसे ही एज पर खड़े हैं? ये समझना मुश्किल है, लेकिन अगर ये रियलिटी में आ गया तो हमारी दुनिया काफी बदल सकती है। चलिए अब हम कुछ इंटरेस्टिंग टिडबिट्स की बात करते हैं। वेदांत लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स से अप्रूवल ले लिया है कि कंपनी अब 4 अलग अलग एंटिटीज में स्प्लिट होगा। वेदांत एल्यूमिनियम मेटल, तालवांडी साबो पावर, माल्को एनर्जी और वेदांत आयरन एंड स्टील। वेदांत के एक शेयर के बदले शेयर होल्डर्स को हर नए एंटिटी में एक एक शेयर मिलेगा। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि बेस मेटल बिजनेस जैसे कि कॉपर स्मेल्टिंग इस डीमर्जर में इंक्लूड नहीं किया गया है। ये इंडिकेट करता है कि वेदांत का ट्यूटिकोरिन कॉपर स्मेल्टर जो ऑलरेडी रुका हुआ है उसका फ्यूचर अभी भी अनसर्टेन है। नॉर्थ वेस्ट व्हीट बेल्ट में इस साल के शुरुआत से ही रेनफॉल 80% बिलो नॉर्मल रहा है, आईएमडी के डेटा के मुताबिक। 1901 के बाद जनवरी 2025 तीसरा सबसे गर्म जनवरी रहा है और मैक्सार्ट टेक्नोलॉजीज के फोरकास्ट कह रहे हैं कि अगले एक महीने तक गर्मी और सूखापन बना रहेगा। वीट सोइंग तो 2% ईयर ऑन ईयर बढ़ के 32.5 मिलियन हेक्टेयर्स तक पहुंच गया है, लेकिन हरियाणा के फार्मर्स का कहना है कि हाई टेम्परेचर्स की वजह से यील्ड्स 20% से ज़्यादा गिर सकते हैं। यूएसडीए रिपोर्ट के हिसाब से डोमेस्टिक वीट स्टॉकपाइल्स ऑलरेडी 16 ईयर लो पे हैं। ऐसे में फूड इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क है और गवर्नमेंट 40% वीट इंपोर्ट ड्यूटी को या तो कम कर सकता है या फिर हटा भी सकता है ताकि सप्लाईज बढ़ सकें। वारी एनर्जीज लिमिटेड ने 362.5 मेगावाट पीक या MWP का सोलर मॉड्यूल ऑर्डर सिक्योर कर लिया है जो FY 25-26 में एग्जीक्यूट होगा। ये ऑर्डर इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी पुश को और स्ट्रांग बनाता है और नेशनल सोलर एक्सपेंशन टारगेट्स के साथ अलाइन करता है। ये डील वारी के रेवेन्यू विजिबिलिटी को इंप्रूव करता है और कंपनी के लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स पोर्टफोलियो में एक और बड़ा एडिशन भी है। इंडिया का 2030 तक 280 गीगावाट सोलर कैपेसिटी का टारगेट है और वारी का ये नया ऑर्डर उसके मार्केट पोजीशन को और स्ट्रेंथन करता है। ये थी आज की बड़ी कहानियां। मैं हूं देव और ये था द डेली ब्रीफ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।